हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम लोग बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हाल ही में जो है बिहार के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने बिहार विधानसभा में बिहार इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें सामने निकल करके आई है, हर एक छोटी से छोटी डिटेल जो है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आने वाले जो आपके 72nd बीपीएससी है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो हम लोग पूरे इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में इस बिहार आर्थिक सर्वेक्षण को डिस्कस करने वाले। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जैसा आपको पता होगा जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 है, हमारे जो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर है विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा 2 फरवरी को बिहार विधानसभा में पेश किया गया। ठीक है। अब इसको मैंने ना अलग अलग पार्ट में आपके लिए कैटेगराइज किया है। ठीक है। कि कैसे एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे को अलग अलग सेपरेट पार्ट में बना करके और उसको अच्छे से समझा जा सके। ठीक है। तो इसके लिए मैंने लगभग जो है आपके 8-10 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है। तो हमारा पहला जो पार्ट रहेगा ना वो मैक्रो इकोनॉमी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। जिसमें कितना जीएसडीपी ग्रोथ देखने को मिला। और एक चीज, क्योंकि ये इकोनॉमी से रिलेटेड चीजें हैं तो इसमें जितने भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे ना उसको मैं समझाते हुए चलूंगा कि एक्चुअली पर कैपिटा इनकम जो है उसका मतलब क्या है। जीएसडीपी ग्रोथ की बात की गई थी इकोनॉमिक सर्वे में, उसका मतलब क्या है। तो पूरे डिटेल में मैं इस चीज को समझाते हुए चलूंगा। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना वो मैक्रो इकोनॉमी परफॉर्मेंस को लेकर के, कि बिहार में जो है मैक्रो इकोनॉमी परफॉर्मेंस कितना रहा, क्या रहा, ये सब देखेंगे। उससे पहले आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई एक्चुअली में मैक्रो इकोनॉमी होता क्या है। ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें है ना हम लोग थोड़ी डिस्कस करते हैं, उसके बाद थोड़ा ज्यादा समझ में भी आएगा। तो एक मैं स्लाइड ले लेता हूं। ठीक है। उस पर थोड़ी चीजें पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद जो भी डेटा निकल करके आया इकोनॉमिक सर्वे में वो हम लोग एनालाइज करेंगे। देखिए, अगर इकोनॉमी की बात करें ना तो उसके 2 मेन ब्रांच है। ठीक है। ब्रांच ऑफ इकोनॉमी की बात करें ना तो उसके 2 मेन ब्रांच है। ठीक है। एक तो हमारा ब्रांच है उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी। और जो दूसरा ब्रांच है उसको बोलते हैं हम माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी। अब मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो इसमें हमको पूरे इकोनॉमी से डील करना रहता है। ठीक है। इट डील्स विथ होल इकोनॉमी। ठीक है। यानी कि कोई स्टेट हो गया या कोई कंट्री हो गया, उसका अगर हमको होल इकोनॉमी के बारे में जानकारी लेनी है ना तो ये हम कहां से ले सकते हैं, तो उस इकोनॉमी की मैक्रो इकोनॉमी जो ब्रांच है वहां से हम लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं। अब होल इकोनॉमी मैंने बोला, इसका मतलब क्या है कि अगर हमको उस स्टेट या कंट्री का जीडीपी पता करना है, ठीक है, तो ये किस ब्रांच में आएगा, तो ये मैक्रो इकोनॉमी आ गया। ठीक है। इन्फ्लेशन के बारे में इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि एक्चुअली में मैंने होल इकोनॉमी बोला, इसका मतलब इसका संदर्भ किस चीज से है, तो जीडीपी से है, इन्फ्लेशन से है, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट से है, अनएम्प्लॉयमेंट से है, उसके बाद इसके फिस्कल पॉलिसी से है, फिस्कल पॉलिसी से है, और इसके मॉनेटरी पॉलिसी से। ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमी के अंडर ये सब चीजें आती है जिससे एक ओवरऑल इकोनॉमी का पता चलता है। अगर वही ब्रांच हम लोग माइक्रो इकोनॉमी की बात करें तो ये डील करता है सिंपल इंडिविजुअल यूनिट्स पे। ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट्स पे, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि भाई कंज्यूमर, ये सिंपल इंडिविजुअल यानी कंज्यूमर, कंज्यूमर के बारे में जानकारी अगर लेनी है तो इसके लिए हमको माइक्रो इकोनॉमी देखना होगा। कोई फर्म्स हो गया, कोई कंपनीज हो गए उसके बारे में, उसके बाद मार्केट के बारे में। ठीक है। ये सब चीजें किस में आती है, तो माइक्रो इकोनॉमी में आती है। तो मैंने ये क्यों बोला कि पहला हमारा जो टॉपिक मैंने रखा था ब्रांच ये माइक्रो इकोनॉमी, क्योंकि इस माइक्रो इकोनॉमी से हमको पता चलेगा कि उस स्टेट की जीएसडीपी कितनी है, इन्फ्लेशन कितनी रही, अनएम्प्लॉयमेंट कितना रहा, फिस्कल पॉलिसी, और यही तो हमको इकोनॉमिक सर्वे में जानना है। ठीक है। तो इसलिए ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, पार्ट 1। अब उसमें देखें तो अब हम लोग डेटा पे आते हैं। ओरिजिनली ये आपने समझ लिया।
तो जीएसडीपी ग्रोथ जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। जो 2024-25 की बात हो रही है यहां पे, ये करेंट प्राइस पे 13.1% रही, जो कि हाईएस्ट रही पूरे देश में। तो बिहार की सबसे ज्यादा जीएसडीपी ग्रोथ देखने को मिला। और कांस्टेंट प्राइस पे कितनी है, तो 8.6%, यानी कि स्थिर कीमतों पे ये 8.6% रही और वर्तमान कीमतों पे ये 13.1% जीएसडीपी ग्रोथ रही। ठीक है। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन उठाओ कि भाई एक्चुअली जीएसडीपी ग्रोथ का मतलब क्या, ठीक है, तो ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। ठीक है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ का सिंपली मतलब होता है कि जितना पहले आया, ठीक है, उससे ज्यादा इस बार कितना बढ़ करके आया। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। मान लीजिए किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय, आमतौर पे हम लोग 1 साल का देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा, 1 साल के दौरान जितनी आर्थिक वृद्धि होती है उसका प्रतिशत निकाला जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये जीएसडीपी ग्रोथ है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूं। ठीक है। मान लीजिए कि बिहार का लेकर के हम लोग चलते हैं कि बिहार का जीएसडीपी था ना, ठीक है, वो आपका 24-25 की अगर बात करें ना, तो 24-25 में मान लीजिए 10 लाख करोड़ था। ठीक है, 10 लाख करोड़। और यही जीएसडीपी जो है ये आपका 2025-26 में हो गया, मान लीजिए 11 लाख करोड़। 11 लाख करोड़। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर परसेंटेज में निकाले तो हम लोग बोलेंगे भाई जो जीएसडीपी ग्रोथ हुआ है ना, परसेंटेज, ये आपका हुआ है 10%। बात समझ में आई? तो यही जीएसडीपी ग्रोथ है। और ये कितने देखने को मिला, 13.1%, यानी कि पिछली बार से 13.1% ज्यादा ग्रोथ के साथ हमारे बिहार की इकोनॉमी बढ़ी है। ठीक है। होप आप लोग को इस समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा इंपॉर्टेंट डाटा पर कैपिटा इनकम के बारे में। ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम क्या होता है? इसका मतलब होता है कि औसतन एक व्यक्ति जो है उसके हिस्से में कितनी आय आती है। ठीक है। अब उसके निकालने का भी एक फॉर्मूला है। यानी मैंने क्या बोला कि औसतन जो है एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी आय आती है। अब एक हिस्से का मतलब किससे होगा? हिस्से का मतलब होगा कि बिहार की टोटल जो इकोनॉमी है उसमें ही हम लोग डिसाइड करेंगे। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, मान लीजिए अगर हमको निकालना है ना कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा। ये इंग्लिश में भी मैंने कंटेंट लिखा है कि जो भी इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी समझ में आए, और इसका पीडीएफ जो है ना बिल्कुल मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे अलग कुछ नहीं आने वाला। इतना मैं डिटेल में आपको बता दूंगा डेटा के साथ। ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय का अगर देखें ना, तो कुल जितनी आय होगी ना इकोनॉमी की, कुल आय को अगर हम लोग वहां के कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दे, ठीक है, कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देना, तो ये आपका निकल जाएगा प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। यानी कि अगर कोई राज्य जो है ना उसका बजट, मान लीजिए इसी को एग्जांपल लेते हैं, 10 लाख करोड़ है। ठीक है। कुल इकोनॉमी जो है उसका 10 लाख करोड़ है, और वहां की अगर जनसंख्या 10 करोड़ है, ठीक है, तो ये दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी, लगभग 1 लाख रुपए। समझ में आया? तो अब आपने समझ लिया पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है। तो अब ये जो डेटा है ना, अब इस पे आते हैं हम लोग थोड़ा। तो ये प्रति व्यक्ति जो बिहार का है ना आय, ये लगभग हमको देखने को मिला 76,490। ठीक है। यानी कि लगभग टोटल यहां पे देखिए टोटल कितना, 9, लगभग जो है आपका 9.9 लाख करोड़ बिहार की टोटल जो जीएसडीपी अर्थव्यवस्था का आकार है, और लगभग 13 करोड़ यहाँ की जनसंख्या, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको एक पता चल जाएगा पर कैपिटा इनकम इतना। ठीक है। तो ये 2023-24 में 66,828 करोड़ थी, वो बढ़ करके ये लगभग 76,490 हो गई है। ठीक है। तो ये एक हमको इंक्लाइन देखने को मिला है, पर कैपिटा इनकम में भी एक बढ़ोतरी देखने को मिला है। हालांकि अगर नेशनल लेवल की बात करें तो ये काफी अभी कम है, लेकिन फिर भी पिछले साल की अपेक्षा इसमें हमको एक यानी कि बढ़ोतरी देखने को मिली है।
ठीक है, ये होप आप समझ गए होंगे। फिर हमारा जो नेक्स्ट मॉनेटरी इकोनॉमिक जो परफॉर्मेंस का मैंने जो बनाया था, उसमें नेक्स्ट टॉपिक ये था कि टोटल जीएसडीपी यानी अर्थव्यवस्था का आकार। अर्थव्यवस्था के आकार का मतलब क्या है? यह बताता है कि राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। ठीक है, अगर बिहार की, अगर कोई पूछे भाई बिहार की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, तो हम लोग बोल देंगे बिहार की टोटल अर्थव्यवस्था लगभग 9.9 लाख करोड़ है। यानी सिंपली बोल सकते हैं कि 10 लाख करोड़ तक हम लोग पहुंच गए। 10 लाख करोड़ है। ठीक है, समझ में आया? अब हम तो बोल रहे हैं कि ये 10 लाख करोड़ है, लेकिन अगर बाकी स्टेट के कंपेयर करें ना, तो अभी हम लोग काफी पीछे। ठीक है, अगर महाराष्ट्र की टोटल जीएसडीपी की बात करें ना, उसके साइज की, तो ये लगभग आपका 45 लाख करोड़ है। ठीक है, तो आप लोग कंपेयर कर सकते हैं हम लोग कितने पीछे हैं। अगर दो तीन एक और स्टेट की बात करें, गुजरात की बात करें ना, तो ये लगभग 29 से 30 लाख करोड़ इसकी टोटल अर्थव्यवस्था का आकार है। अगर यूपी की बात करें तो ये भी लगभग 29 लाख करोड़ रुपए उसका जो है टोटल जीएसडीपी का आकार है। उसके कंपेयर करें, उसके कंपैरिजन में देखें तो बिहार का अभी भी अर्थव्यवस्था का आकार काफी छोटा है। लेकिन क्योंकि हम लोग तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो आने वाले 5-10 साल में बिल्कुल हम लोग एक जो 20 लाख 30 लाख करोड़ के बजट तक हम लोग उसके आकार तक पहुंच सकते हैं, और पहुंचना भी चाहिए। तो होप आप लोग को ये जो मेरा फर्स्ट पार्ट था ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग जो सेकेंड पार्ट है उस पर आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट जो है ये आपका सेक्टोरल एनालिसिस यानी क्षेत्रवार विस्तार है। ठीक है, अब क्षेत्रवार विस्तार यानी कि उसमें अलग अलग जो सेक्टर है ना, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और जो टर्सरी सेक्टर है उसमें कितना ग्रोथ देखने को मिला। 2025-26 के जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें क्या क्या डेटा निकल करके सामने आया। तो इस सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि एक जो है ना आपका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थव्यवस्था में, अगर बिहार की बात करें तो क्या रहता है? कृषि का। ठीक है, लेकिन ये जो एक डेटा निकल करके आया है और जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा बताया भी गया कि इस साल हमको एग्रीकल्चर में थोड़ा कम देख करके ना, और जो सेकेंडरी सेक्टर है यानी कि औद्योगिक इंडस्ट्री, उसमें तेजी से डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है कि हम लोग सिर्फ प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर पे डिपेंड न रह करके बाकी क्षेत्रों पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्टोरल एनालिसिस का ये पार्ट था। अब प्राइमरी सेक्टर की देखें ना, तो अलग अलग, पहले देखो, पहले मैंने क्या किया है, एक ग्रोथ बता दिया कि कितने का विकास हुआ पिछले कंपैरिजन में, इस जो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया है। तो अगर प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिकी की बात करें ना, तो इसमें क्या क्या रहता है? अगर सेक्टर वाइज हम लोग देखें ना, तो प्राइमरी सेक्टर में जनरली एग्रीकल्चर, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, डेयरी, फिशिंग, उसके बाद माइनिंग, हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी, ये प्राइमरी सेकेंडरी में ये सब आते हैं, प्राइमरी सेक्टर में सॉरी ये आते हैं। उसमें हमको ग्रोथ देखने को मिला लगभग 4.1%। ठीक है, जिसमें जो है रिकॉर्ड राइस प्रोडक्शन हुआ है जो 4.3% से बढ़ा है। उसके बाद वीट का भी प्रोडक्शन 7.1% से बढ़ा है, और मेज का भी यानी कि मक्का का जो है 12.6% से बढ़ा है। ठीक है, ये जो छोटी छोटी डिटेल जो है ना, ये आप लोग कहीं भी नोट डाउन करके बिल्कुल रख लीजिए, क्योंकि बीपीएससी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देती है। और शेयर की बात करें टोटल बिहार की इकोनॉमी में, तो ये पिछले साल की कंपैरिजन में ना जो 21.9% था टोटल कंट्रीब्यूशन बिहार की इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का, वो घट करके 18.3% रह गई है। यानी कि मैंने स्टार्टिंग में क्या आपको बोला था कि बिहार जो है अब एक तरीके से कृषि प्रधान से हट करके एक औद्योगिक यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में भी अब उसका प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ा यानी कि डिक्रीजिंग देखने को मिला है। जो हिस्सेदारी पहले 21.9 थी, अब 18.3% रह गई है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो इसमें 11.1% ग्रोथ देखने को मिला है। ठीक है, प्राइमरी में कितना था ये सब डेटा आप लोग बिल्कुल याद रखें, 4.1% जो था, सेकेंडरी में ये इतना 11.1% ग्रोथ देखने को मिला है। और इसी के साथ बिहार की जो जीएसडीपी में इसका योगदान कितना, तो जो 21.1% था ना, वो बढ़ करके अब हो गई है 26.8%। ठीक है, वैसे ही टर्सरी जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है उसका भी ग्रोथ देखने को मिला है 8.9%। ठीक है, जो पूरे बिहार के जीएसडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा जो आता है
वो टर्सरी यानी सर्विस सेक्टर से ही आता है, जो कितना है अभी लगभग 54.8% बिहार के जीएसडीपी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये जितने भी फैक्ट है मैंने एक ऐसे सिस्टमैटिक वे में लिख दिया है कि आप लोग इसको बाद में अगर रिवाइज करना हो तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे फैक्ट यहाँ पे लिखे हुए, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है हमारा फिस्कल मैनेजमेंट यानी कि राजकोषीय प्रबंधन के बारे में। ठीक है, यानी कि अब देखिए फिस्कल मैनेजमेंट क्या होता है कि उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कितना रिसिप्ट, कितना प्राप्ति आई, कितना हम लोगों ने एक्सपेंडिचर किया, कितना इन्फ्लेशन रहा, कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया, कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। यहाँ कुछ ऐसे टर्म आ गए। अब इस टर्म को ना पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भाई रेवेन्यू सरप्लस यानी राजस्व अधिशेष की बात कर, जो इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई वो एक्चुअली होता क्या है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कुछ कुछ चीजें, उसके बाद फिर हम लोग इस डेटा को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर बजट की बात करें ना, कहीं से भी तो दो तरीके का होता है, पहले हम लोग डिस्कस। एक होता है रेवेन्यू यानी कि राजस्व। अब रेवेन्यू क्या होगा, एक तो रिसीट होगा यानी कि प्राप्तियां, और एक एक्सपेंडिचर होता है यानी कि व्यय। ठीक है, और एक होता है जैसे बजट के एक पार्ट हो गया, एक कंपोनेंट रेवेन्यू हो गया और एक हो गया कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल में भी एक रिसीट हो जाएगा यानी कि प्राप्तियां, और एक हो जाएगा एक्सपेंडिचर। सब टर्म पहले मैं समझा देता हूं, उसके बाद जो है हम लोग बस डेटा को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू का मतलब होता है कि सरकार को मिलने वाली जो हर साल की आय रहती है ना, उसको हम लोग रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हर साल जो है फिक्स है कि ये गवर्नमेंट को इतना आने ही वाला है, इसमें जो है सरकार को कुछ देना नहीं पड़ता। अब ये रिसीट जो है ना, ये दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख देता हूं, इसको आप अच्छे से समझ लेना। जब मैं इसका बजट भी बिहार का एक दो दिन में मैं बजट भी डालूंगा ना, तो उसमें और डिटेल से मैंने समझाया है। ठीक है, तो वहां से आप लोग, मैं वहां और भी वहां और डिटेल से समझा दूंगा। देखिए क्या होता है कि रेवेन्यू हो गया। ठीक है, तो एक रेवेन्यू का एक तो रिसीट होगा यानी कि कहां से पैसे आने वाले हैं, प्राप्तियां, और एक खर्च होगा यानी कि व्यय, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रिसीट में क्या होता है, ये सरकार को हर साल मिलने वाली आय होती है। ठीक है, जो सरकार को हर साल आय आती है ये रेवेन्यू रिसीट कहलाता है। इस पे सरकार को कुछ देना नहीं पड़ता, और ये दो तरीके से आती है। एक तो आपका आएगा टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में, और एक आएगा आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में। ठीक है, अब टैक्स रेवेन्यू के फॉर्म में क्या होगा, यानी सरकार को अगर आप जीएसटी दे रहे हैं तो ये टैक्स के फॉर्म में, टैक्स में गिना जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, तो ये इसमें आएगा। और अगर आप एक्साइज ड्यूटी दे रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी, तो ये भी आपको टैक्स में ही आएगा। नॉन टैक्स में क्या क्या चीजें आप दे सकते हैं, तो इंटरेस्ट, अगर कोई सरकार को इंटरेस्ट देता है तो नॉन टैक्स में आएगा। ये सब रिसीट में ही आ रहा है, यानी सरकार के पास ही पैसे आ रहा है, जिसमें सरकार को कुछ देना नहीं है, सरकार को आना ही आना है। नॉन टैक्स में देखे तो क्या होगा, फीस होगा, और डिविडेंड जो होते हैं ये सब चीजें नॉन टैक्स में जाए। ठीक है, व्यय की बात करें तो व्यय सरकार का रोजमर्रा यानी डेली, डे टू डे स्पेंडिंग होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। अब डे टू डे एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा, डे टू डे स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, अगर सरकार सैलरीज दे रही है, एम्प्लॉयर को पेंशन देती है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इंटरेस्ट देती है तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। सब्सिडीज देती है या एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ पर्पज के लिए खर्चा करती है, तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक है, अब आते हैं कैपिटल पे। तो ये तो हमने रेवेन्यू कर लिया, तो कैपिटल के भी दो होंगे। एक तो होगा आपका रिसिप्ट यानी कि प्राप्तियां, और एक क्या हो जाएगा आपका एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय। तो जनरली देखा जाता है कि जो कैपिटल होते हैं ना, कैपिटल रिसीट या ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर सरकार के द्वारा
कोई कंट्री से ऋण, और जो कैपिटल रिसीट होते हैं ना उसके लिए सरकार को देना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई देश इंडिया को लोन दे रहा है तो ये किस में आएगा, कैपिटल रिसीट में आएगा, न कि रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। तो अगर कोई देश इसको ऋण दे रहा है इंडिया को, तो इस पे इसको इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। फिर रिसिप्ट में क्या आ जाएगा कि अगर जो सरकार जो है बैंक से लोन ले रही है, ठीक है, तो बैंक लोन ले रही है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लोन का इंटरेस्ट भी देना होगा। ये आप लोग डिफरेंस यहां पे देखिए। उसके बाद अगर कोई पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है तो उस पर भी सरकार को के पास पैसे आ रहे हैं, तो वो किस में आएगा, ये कैपिटल रिसीट में आएगा, ठीक है। या उसके बाद कोई लोन को रिकवर किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो ये भी कैपिटल रिसीट यानी कैपिटल प्राप्तियां में आएगी, ठीक है। व्यय की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म का व्यय, जैसे हमने रेवेन्यू व्यय में किसकी बात की, तो इसमें भाई डे टू डे स्पेंडिंग, सैलरी, पेंशन, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करती है सरकार, यानी कि अगर रोड बनाना हो, कोई ब्रिजेज बनाना हो, तो ये सब चीजें जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ गया, यानी कैपिटल व्यय में आएगा, ठीक है। होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब वहां पे हम लोग आएंगे ना, हाँ, अब ये डिस्कस करेंगे तो आप लोग को कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो जैसा देखिए मैंने बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि सड़क, पुल, स्कूल आदि के निर्माण पे खर्च का जो लगभग 2020 में ये बढ़ करके ना 20 से 21 की तुलना में, इस इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई, जो 15.8% था वो बढ़ करके लगभग 22.3% हो गई है। इस बजट में ना हमको रेवेन्यू सरप्लस भी देखने को मिला, ठीक है। अब रेवेन्यू सरप्लस क्या है, सिंपल है, जो हमने रेवेन्यू रिसीट ली थी, ठीक है, जो मैंने पीछे बताया, अगर रेवेन्यू रिसीट जो है वो ज्यादा मिल गया, एक्सपेंडिचर कम हुआ, तो हमको क्या होगा, सरप्लस होगा, ठीक है। यानी कि उसमें हमको अधिशेष मिलेगा, क्योंकि पैसा ज्यादा आया और खर्च कम हुआ तो कुछ बच गया पैसे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये रेवेन्यू रिसीट हो गया। तो ये बिहार की इकोनॉमी में देखने को मिली है, ठीक है। लगभग जो है रेवेन्यू सरप्लस देखने को मिला है, जो इस इकोनॉमिक सर्वे में डेटा दिया गया है, और वो कितना है, तो टोटल जीएसडीपी का लगभग 0.8% है, ठीक है। और ये डेटा कितना बन करके आ रहा, तो ये आ रहा 8,831 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद जो है एक फिस्कल डेफिसिट भी टर्म होता है, उसको भी मैं समझा देता हूं, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट हर एक चीज मैं समझाऊंगा, ताकि आपको बजट, बस बजट ही डेटा याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, वो एक्चुअली में है क्या वो भी तो पता चले। तो फिस्कल डेफिसिट का क्या होता है, रुकिए मैं यहीं पे समझा देता हूं आपको, कि डिटेल आपको पता चल जाए। जस्ट 1 मिनट। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट के बारे में थोड़ी हम लोग बात कर ले, फिर वो डेटा जो है हम लोग जब आसानी से समझ पाएंगे। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल यानी कि राजस्व घाटा, डेफिसिट जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, यानी एक इकोनॉमी में कितना खर्चा हो रहा है, यानी जो कुल हमारा व्यय है, ठीक है, और टोटल रिसीट यानी टोटल प्राप्तियां कितनी आ रही है, ठीक है। ये दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको फिस्कल डेफिसिट का पता चल जाएगा। लेकिन एक चीज में ध्यान में रखना है, जो हम लोग बोरोइंग करते हैं ना वो इसमें नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देंगे। अब बोरोइंग क्या होता है, जैसे बोरोइंग मैंने बताया कि अगर हम किसी बैंक से लोन ले रहे हैं, किसी देश से उधार ऋण ले रहे हैं, तो ये बोरोइंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बोरोइंग काउंट नहीं होता। तो हम लोग देखते हैं, देखिए डेफिसिट कब होगा, सिंपल बात है, डेफिसिट कब होगा, डेफिसिट तब होगा कि जो हमारा इनकम आ रहा उससे ज्यादा खर्चा हो रहा। तो स्वाभाविक बात है कि एक्सपेंडिचर में से ही जो जितनी प्राप्तियां हो रही है, व्यय में से ही प्राप्तियां को माइनस करेंगे, और फिस्कल जुट गया यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा और टोटल रिसीट हो जाएगा। लेकिन याद रखना है, बोरोइंग जो होती है, लोन किसी देश से लेना या कोई बैंक से लेना, ये इसमें इंक्लूड नहीं रहता है, ठीक है। अब हम लोग जो है ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल मैं व्यय की बात कर रहा, तो ये 50 लाख करोड़ है, 50 लाख करोड़, ठीक है। और जैसे बिहार को लेके चलते हैं, तो बिहार का टोटल एक्सपेंडिचर 50 लाख करोड़ हुआ,
और टोटल इसको रिसीट जो है ना वो 40 लाख करोड़ प्राप्त हुआ। ठीक है, 40 लाख करोड़। अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई खर्चा तो ज्यादा हो गया और पैसे कम आए, यानी कि खर्चा तो करना ही है। अब इसको मेकअप करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 10 लाख करोड़ का लोन लेना होगा। ठीक है, तो यही 10 लाख करोड़ हमारे लिए क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा हो गया। बात समझ में आई? तो फिस्कल डेफिसिट एक तरीके से क्या होता है कि भाई सरकार कितना एक्स्ट्रा और पैसे लेगा, ठीक है, जिससे कि उसके एक्सपेंडिचर का काम हो सके। बात क्लियर हुआ? तो इस केस में 10 लाख करोड़ सरकार को कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा, और यही बोरोइंग हो गया। जो मैंने बोला, इसको बोरोइंग को हटा के देखना है। तो अब यही 10 लाख करोड़ फिर से सरकार को बोरो लेना होगा, कहीं से लोन लेना होगा, तब जाकर के एक सरकार की एक्सपेंडिचर, यानी पूरा जितने भी स्कीम्स है, जितने भी ये गवर्नमेंट को रन करना है, ये सब चीजें आपको करनी होगी, तभी जाकर के टोटल ये सरकार का एक्सपेंडिचर हो गया। होप आप लोगों को फिस्कल डेफिसिट समझ में आ गया हो। तो यही जो है ना, फिस्कल डेफिसिट जो है फिर से लगभग जो है 1.99% रखा है, जो जो 3%, लगभग 3% है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट लगभग 3% है। जो एफआरबीएम नॉर्म्स है ना, उसके हिसाब से देखिए, एक आरबीआई ने गाइडलाइंस लाया था जिसको हम लोग बोलते हैं एफआरबीएम एक्ट। उसमें बोला गया था कि आपको जो है ना फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करके रखना है। कितना? 4 ± 2%, यानी कि मिनिमम आपको 2% रखना है और मैक्सिमम आपको रखना है 6%। उस हिसाब से देखें तो जो बिहार का फिस्कल डेफिसिट कितना है, 3%, तो वेल मेंटेन्ड है अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस। ठीक है, तो ये एक डेटा आपको याद रखना है कि रेवेन्यू सरप्लस है, राजस्व अधिवेश है, कितना है, तो 0.8% है। और अमाउंट में बात करें तो 8,831 करोड़ है। उसके बाद राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट कितना है, तो लगभग 3% है, यानी कि 32,718 करोड़। यानी कि अगर मैंने जैसे समझाया तो आप इतना बोल सकते हैं कि 32,718 करोड़ सरकार को कहीं से लेना होगा, तब जाकर के रोजमर्रा की उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, इतना बढ़ोतरी देखने को मिला। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये माना जाता है कि भाई कोई इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर फैक्टर का काम करता है, कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसका मतलब जो गवर्नमेंट जो है बहुत सारे सड़क, स्कूल आदि निर्माण कर रही है, पुल ब्रिजेज का निर्माण हो रहा है, इससे एक तरीके के ना इकोनॉमी की फ्यूचरिस्टिक चीजें होती है कि ये चीज हम लोग बनाएंगे तो आगे आने वाले समय में ये हमारे डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। तो एक तरीके से अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, तो ये कोई भी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। फिर एक टर्म आता है डेट सस्टेनेबिलिटी, यानी ऋण की स्थिरता। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये चीज मैं आपको बताता हूं। अब इसको भी मैं समझा ही देता हूं यहां पे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं, इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी इकोनॉमी में ना डेट टू जीएसडीपी का रेशियो का मतलब होता है कि उस पे जो है ना सरकार के कुल खर्च, यानी जो सरकार के कुल कर्ज है ना, वो राज्य की टोटल जीएसडीपी का अनुपात बताता है। जस्ट अ मिनट, मैं इसको इरेज कर दिया। अब एक पेन ले लेते हैं। देखिए, अब मैंने क्या बोला कि डेट टू जीएसडीपी रेशियो। देखिए, ये इकोनॉमी है ना, ये चीजें टर्म हमको समझना होगा। बाकी लोग का काम है डेटा देना, मैं ऐसा नहीं करता। हमको जब तक टॉपिक समझ में नहीं आएगी, हम लोग कैसे डेटा याद कर सकते। तो इसलिए मेरा एफर्ट रहता है कि भाई आप लोग को हर एक चीज का डिटेल बताया जाए। अब डेट टू जीएसडीपी का रेशियो का मतलब क्या हुआ, सरकार के कुल जो कर्ज है ना, वो राज्य की टोटल जीएसडीपी के अनुपात को बताता है। यह बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है और सरकार ने कितना कर्ज ले चुका है सरकार ने। अब एक मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि अगर बिहार का कर्ज है, ठीक है, बिहार ने कर्ज ले रखा है आपका लगभग 15 लाख करोड़। ठीक है, चलिए मान के चलिए 15 लाख करोड़। और अगर बिहार की जो टोटल जीडीपी है
तो जो बिहार की टोटल जीएसडीपी है वो आपका लगभग हो गया, मान लीजिए 30 लाख करोड़। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डेड टू जीएसडीपी रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, अगर परसेंटेज में देखें तो भाई 15, और इसका रेशियो है तो 30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा लगभग, अगर इसको परसेंटेज में निकाल ले तो ये आपका हो जाएगा 50%। ठीक है, अब 50% तो निकाल दिए, इसका मतलब क्या, यानी कि जीएसडीपी का जो आधा हिस्सा है सरकार के कर्ज के बराबर, यानी उतना सरकार कर्ज ले चुकी है। बात समझ में आई क्या, तो यही डेट टू जीएसडीपी रेट, और इसको मेंटेन करने की जरूरत है। जितना कम परसेंटेज होगा उतना हम लोग बोलेंगे कि ये भाई प्रोग्रेसिव इकोनॉमी है। ठीक है, प्रोग्रेसिव अर्थव्यवस्था है। जितना ज्यादा डेट टू जीएसडीपी रेशियो होगा उतना हम लोग उसको बूझे समझेंगे कि भाई ये सरकार ज्यादा कर्ज में अभी है। और वही देखने को मिला है, अब आपको ये चीजें समझ में आएगी कि ये जो डेटा है वो क्या है। तो ये देखने को मिला है कि ये संकेत बना हुआ है, और ये आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेख किया गया है कि जो ऋण से जीएसडीपी अनुपात जो है ना, ये गिर रहा है, लेकिन फिर भी अभी इस पे निगरानी करने की आवश्यकता है। और ये भी देखने को मिला कि ये केवल एक तरीके का प्रशासनिक खर्चों पे ही उपयोग नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड का निर्माण, बहुत सारे स्कीम्स ऐसे जो गरीबों को हेल्प कर रहे हैं, उस पे खर्च हुआ है। तो इस पे जो है लगभग स्थिरता बनी हुई है, लेकिन हमको फ्यूचर में देखना है कि भाई इसको कम कैसे किया जा सके। कौन सा, डेट टू जीडीपी रेशियो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे अब इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आगे जो है ना बस डेटा पे बात होगी, क्या क्या डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो है बिजली और सड़क के बिना इतना वास्तविक वृद्धि संभव नहीं हो सकती है जितना वृद्धि देखने को मिला है 8.6%। उसमें जो है बहुत ही बड़ा एक तरीके का एनर्जी और ट्रांसपोर्ट का योगदान है। ठीक है, अगर प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत की बात करें, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, तो ये लग बढ़ करके ना 374 किलोवाट आवर हो चुका है, जो अगर 2011-12 की बात करें तो ये लगभग 134 ही थी। तो इसमें एक बहुत ही बड़ी उछाल देखने को मिला। ये सब डेटा जो है ये आप लोग याद रखिएगा। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पिछले जो 15 वर्षों में है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लगभग 70,560 करोड़ का निवेश किया गया है, जो आने वाले समय में जो है एक न्यू एज इकोनॉमी के तहत एक विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें हवाई सतर्कता पर विशेष करके जोर दिया जा रहा है। और 13 नए हवाई अड्डे या एयर स्ट्रिप का विकास की प्लानिंग चल रही है, ताकि बिहार के प्रत्येक प्रमंडल जो है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा बिहार में टोटल कितने प्रमंडल है, तो प्रत्येक प्रमंडल को राष्ट्रीय विमानन मानचित्र से जोड़ा जा सके, इस पे काम चल रहा है। अगर पटना मेट्रो की भी बात करें तो इस परियोजना का काम तेजी से चल रहा है, इसमें इकोनॉमिक सर्वे में उल्लेख किया गया है, और इसमें लगभग 13,365 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। तो ये हमारी हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें। आगे हम लोग बढ़े तो सामाजिक क्षेत्र और क्षेत्रीय असमानताएं भी देखने को मिली है। देखिए, विकास तभी सार्थक है ना जब ये समावेशी हो। ठीक है, अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि विकास तभी संभव है, और विकास विकास तभी दिखेगा जब एक तरीके से ना फाइनेंशियल इंक्लूजन हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी कि एक तरीके से समावेशी हो। अब इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, समावेशी का विकास का मतलब एक ऐसे आर्थिक विकास से जिसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। ठीक है, वो खासकर गरीब हो, कमजोर हो, पिछड़ा हो, वंचित हो, तभी विकास विकास कहलाता है। ठीक है, लेकिन इस इकोनॉमिक सर्वे में एक डेटा निकल करके सामने आई है, तो मैंने एक हेडिंग दे रखा है कि पटना फैक्टर वर्सेस रेस्ट। अब ये इंक्लूसिव की बात क्यों की गई है ना, ये मैं बताता हूं आपको। पटना वर्सेज रेस्ट की बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है। पर कैपिटा इनकम के बेस पे ना हमको कुछ देखने को मिला कि वहीं जहां पटना का हायर रेट है, वहीं जो सबसे गरीब जिला है ना वो शिवहर देखने को मिला। अगर इस इकोनॉमिक सर्वे की डेटा की बात करें ना, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भारी संपत्ति अंतर मौजूद है। पटना का जो वही प्रति व्यक्ति आय जो है वो लगभग 2.41 लाख है, और एक जो शिवहर जिला है जो कि गरीब है, वो लगभग इससे 7 गुना अधिक है। ठीक है, तो शिवहर
से लगभग 7 गुना अधिक एक पटना का जो प्रति व्यक्ति आय देखने को मिला है। यानी कि देखिए, यही मैं इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा, ग्रोथ तो हो लेकिन इंक्लूसिव हो, यानी कि सभी वर्ग का समान हो। तो यही आपको देखने को क्या मिल रहा है कि भाई ये 2.41 लाख पटना का पर कैपिटा इनकम पटना के लोगों का है, और वहीं इससे 7 गुना कम है शिवहर के। तो ये इसको इंक्लूसिव ग्रोथ हम लोग नहीं मान सकते। ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ ऐसा हो कि भाई उतना ना हो लेकिन उससे कम ही शिवहर का हो, लेकिन 7 गुना कम, ये डिस्पैरिटी को बताता है। यानी कि एक इंक्लूसिव ग्रोथ ये चीजें सामने नहीं आती है। ये आप समझ गए। हाल ही में जो है ना, गवर्नमेंट ये भी निकल कर के आई इकोनॉमिक सर्वे में कि एक ग्रोथ पूल का निर्माण करने की सोच रही है। ठीक है, और एक इंडस्ट्रियल हब डेवलपमेंट की बात चल रही है, कहां पे, बेगूसराय में, और एक कमर्शियल हब डेवलप करने की बात चली है मुजफ्फरपुर जिले में। तो ये दोनों डेटा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल पूछ सकता है कि इंडस्ट्रियल हब जो है वो निर्माण करने की कहां बात चली है, और कमर्शियल हब। ठीक है, उसके बाद हेल्थ सेक्टर में भी जो है बिहार का जो सामाजिक क्षेत्र है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण पर भी टोटल जो व्यय किया गया है वो लगभग बजट का 40% खर्च किया गया था। ये डेटा निकल करके सामने आया है। आगे हम लोग बढ़े तो एग्रीकल्चर और एलाइड, यानी कि एग्रीकल्चर और उससे जितने भी संबंधित क्षेत्र है ना, उस पे भी इस इकोनॉमिक सर्वे में डेटा किया गया था। डेटा आया है जिसमें चावल का उत्पादन लगभग 4.3% से बढ़ा है, गेहूं का उत्पादन और मक्के की भी इतनी 12.6% से वृद्धि देखने को मिली है। बागवानी की बात करें यानी कि हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर में भी आपको लगभग 230 लाख टन तक पहुंच गया उसका प्रोडक्शन, इसमें भी एक वृद्धि देखने को मिली है। कृषि के लिए बिजली सब्सिडी में भी लगभग 99.3% की भारी बढ़ोतरी हुई है, जो अब लगभग 4000 करोड़ के से अधिक हो गई है पिछले में अगर कंपैरिजन करें। एक डिजिटल एग्रीकल्चर की भी बात की गई है, और ये डिजिटल एग्रीकल्चर की बात की गई है कि राज्य जो है एक जलवायु अनुकूल कृषि की ओर अग्रसर करे, और अग्रसर हो भी रहा है, क्लाइमेटिक रेजिलिएंट, यानी कि हम लोग कृषि तो करें लेकिन एक जलवायु का भी ध्यान दे, यानी कि जलवायु रेजिलिएंट हमारी कृषि होनी चाहिए। और ये चीज आई है एग्रीकल्चर रोड मैप 4.1 जो लॉन्च किया गया था बिहार सरकार के द्वारा, उसके अंदर इस डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। एक स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की गई थी, यानी कि जो कटाई के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हर एक सब डिविजनल यानी कि अनुमंडल स्तर पर कोल्ड स्टोरेज की सुविधा कैसे उसको स्थापना किया जा रहा है, हर एक अनुमंडल में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा सके, और उसके लिए एक स्थापना करने का उल्लेख किया गया है, विशेष रूप से मक्का और मखाना क्षेत्रों में जहां बिहार का वैश्विक स्तर में अग्रणी है। यानी कि जहां बिहार जो है मेनली मेज और जो मखाना है हमारा, उसके प्रोडक्शन में सबसे अभी आगे है, तो उसको नुकसान ना हो, उसके कटाई के बाद एक हर अनुमंडल स्तर पर एक ये प्लानिंग किया गया कि कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो, जैसे इसको सही से प्रिजर्व किया जा सके। तो ये स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात इस इकोनॉमिक सर्वे में की गई थी। लेबर और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो उस पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। इसमें अगर हम लोग बात करें ना वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, तो पहले मैं ये बता देता हूं कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होता क्या है। ये परसेंटेज मेजर करता है एम्प्लॉयड पर्सन विद इन द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि एक जो टोटल जनसंख्या है उसमें एम्प्लॉयड पर्सन कितने हैं। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमारे बिहार की लगभग 13 करोड़ की जनसंख्या है, इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं। ठीक है, और ये लगभग मेजर किया जाता है 15%, यानी जो 15 साल से ज्यादा एज के लोग हैं उनका देखा जाता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क पॉपुलेशन रेशियो, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसके कितने रेशियो के हिसाब से लोग वर्क कर रहे हैं। तो इसमें देखा गया है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कार्य सहभागिता दर में जो है वो सुधार देखने को मिला है। ठीक है, महिला श्रम, बाल भागीदारी, ये सब में ना औसत में फिर भी कम है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में इसकी वृद्धि देखने को मिली है। अगर इंडिया के लेवल पे हम लोग बात करें ना, तो ये जो वर्क पॉपुलेशन रेशियो है ये लगभग 37% दर्ज की गई है। ठीक है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 37% ऐसे हैं जो जॉब करते हैं, लेकिन ये बिहार में अभी काफी कम है, लगभग 22.4% है।
तो इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है, ठीक है। वर्क पॉपुलेशन रेशियो बिहार का कितना है, लगभग 22.4%। जो भारत का जो रेशियो है 37%, उससे काफी कम है। तो इतना एटलीस्ट लाने की जरूरत आने वाले सालों में है। उसके बाद स्किल मैपिंग के भी बारे में इस आर्थिक सर्वेक्षण में बात किया गया है, ठीक है। कुशल युवा कार्यक्रम को विशेष रूप से इसमें रेखांकित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि 2025 तक लगभग 25 लाख से अधिक युवाओं को ना सॉफ्ट स्किल और आईटी साक्षरता, आईटी लिटरेसी का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है, ठीक है। उसके बाद रोजगार की बात करें तो बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत लगभग 1239 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनको प्रमाणित किया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और इसको बिल्कुल मैं इसका पीडीएफ ही दे दूंगा, जब भी आपको रिवाइज करना हो ये चीजें आप लोग देख लेना। उसके बाद 7 निश्चय जो 2 के तहत कार्य की गई थी, उसके बारे में भी ये चीजें बताई गई है। देखिए, जब मैं बजट डिस्कस करूंगा, इस बजट में 7 निश्चय 3 के भी बारे में बातें की गई है। 3 में अलग अलग वहां पे 7 प्रोविजंस डाले गए हैं कि आने वाले 5 वर्षों का एक रोड मैप जारी किया गया, तो बजट में डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे है, पिछले विगत वर्षों में क्या क्या चीजें होती है ये दर्शाता है, तो इसमें बस 7 निश्चय 2 के बारे में बात की गई है, जिसमें युवा शक्ति बिहार की प्रगति को लेकर के बात की गई है, जिसमें मेगा स्किल सेंटर लगभग हर एक जिले में स्टैब्लिश की गई है और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात की गई है। उसके बाद सशक्त महिला, सक्षम महिला जो स्कीम 7 निश्चय पार्ट 2 में था, जिसमें लगभग जो महिला उद्यमी जिनका जो है 1.2 मिलियन एक तरीके से एक्टिव है, उनके बारे में बात की गई है। महिला उद्यमी को कैसे प्रमोट किया गया है पिछले वर्षों में, कैसे उनको लगभग आपको 12 लाख तक के महिला उद्यमी इसमें जुड़े हैं सशक्त महिला, सक्षम महिला के स्कीम के अंतर्गत, उसके बारे में बात की गई थी। उसके बाद हर खेत पानी जो 7 निश्चय का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसमें भी जो कैसे एक इरिगेशन प्रोजेक्ट को, जिसने एक लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन को कैसे एक सींचा जा सके, उसके लिए एक गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या चीजें लाई गई थी, ये सब चीजें इस इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है। उसके बाद जो है ना, बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी बात की। फाइनेंशियल इंक्लूजन मैंने बता रखा है पीछे कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन सिंपल ये है कि एक तरीके का ऐसा जिसका विकास हर एक समाज के लास्ट वर्ग तक जाए, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई गरीब से गरीब हो, उसके पास भी उसको बैंक अकाउंट एक्सेस कर सके, उसके पास भी खाते हो, उसके पास भी बैंक अकाउंट हो, बैंक में पैसे हो, ट्रांजैक्शन कर सके, तभी हम लोग समझेंगे कि हाँ बैंकिंग सेक्टर में बिहार जो है अग्रणी बन रहा है, ठीक है। ये नहीं कि कुछ जो गिने चुने जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो अपर मिडिल क्लास, जो हायर क्लास है, उनके पास ही बैंक का एक्सेस हो, सभी वर्ग के लोगों को एक्सेस हो, यही फाइनेंशियल इंक्लूजन कहता है। और इसीलिए जो भारत सरकार ने जनधन अकाउंट खोलने की बात की थी, जिससे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन आ सके, तभी जाकर के हम लोग 2027 में डेवलप बनने का जो सपना है वो पूरा कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर की, ठीक है, इसमें बात की गई। उसमें एक टर्म ये बात किया गया है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, ठीक है। अब क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं। यह वह अनुपात है जो यह बताता है कि बैंकों द्वारा जमा डिपॉजिट की कुल राशि में कितना राशि जो है वो ऋण दे रहा है, ठीक है। अब ये सामने निकल कर आई है ना। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, मान लीजिए कि बैंक में कुल जमा 100 रुपए है, ठीक है, और कुल ऋण 60 रुपए। अगर बैंक 60 रुपए ऋण दे रहा है, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे सीडी जो रेशियो है ना वो लगभग 60% है, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं बताता हूं आपको। इंपॉर्टेंट इसलिए है, मान लीजिए बैंक के पास पैसे हैं, ठीक है। अब जब तक ये ऋण नहीं देगा तब तक बैंक के पास फिर इंटरेस्ट आएगा नहीं, फिर बैंक कैसे रन होगा। और ऋण देने का तात्पर्य ये भी रहता है कि अगर, यानी कि हम कोई इंडस्ट्री है, कोई इंडिविजुअल उसको ऋण दे रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोचेगा, उससे एक जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ये सब एक साइकिल होता है, ठीक है। यानी कि जब तक कोई ऋण लेगा नहीं तब तक वो कैसे
इंडस्ट्री रन कर सकता है, कैसे इंप्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है। तो ये चीजें जो है ना, ये देखी जाती है कि अगर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हाई है ना, इसका मतलब लोगों के पास पैसे जा रहे हैं, उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, डेवलपमेंट कार्य में, ठीक है। तो ये चीजें क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो में आता है। और यह दिखाता है कि बैंकों में जमा पैसा जो है ना, उसका कितना प्रतिशत अर्थव्यवस्था के कर्ज के रूप में लाया जा रहा है, ताकि अर्थव्यवस्था जो है एक सुचारू रूप से चल सके। एक साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए कि भाई बैंक के पास रुपया है, तो जो इंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, उनको पैसे चाहिए तो पैसे लेंगे, फिर उसके बाद उससे इनकम करके फिर बैंक को इंटरेस्ट देंगे। तो ये साइकिल इकोनॉमी में चलती रहनी चाहिए। तो एक हेल्दी इकोनॉमी के लिए क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो भी इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा रहेगा उतनी इकोनॉमी जो है एक बेटर वे में सर्कुलेट करेगी। ये भी देखा गया है कृषि क्षेत्र में जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? जो गैर निष्पादित परिसंपत्तियां हैं, यानी कि बैंक जो है किसी फर्म को लोन देती है, कोई कंपनी को, कोई इंडस्ट्री को, या कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति को, अगर वो 3 महीने के अंदर वो कंटिन्यू अगर वो पैसे नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, तो बैंक उसको एनपीए घोषित कर देती है, ठीक है, कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। यानी कि मैंने एसेट तो दिया किसको, कोई फर्म को, कोई इंडिविजुअल को, लेकिन वो क्या हो गया, नॉन परफॉर्मिंग, यानी कि मैंने लोन लेने के लिए जो एसेट दिया था वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा, इसलिए इसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट किया जाता है। तो इसमें जो है ना हल्की गिरावट देखने को मिली है। यानी कि इससे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो कृषि क्षेत्र में जितने भी लोगों ने लोन लिया उनके पास पर्याप्त पैसा है, वो टाइम पे लोन पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी चीजें होती है। उसके बाद अर्बनाइजेशन की बात करें तो बिहार अर्बनाइजेशन यानी कि ये रेट जो है ना, ये लगभग 16 से 17% तक बढ़ी है, ठीक है। और उसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर पंचायत की भी जो है इसकी संख्या बढ़ रही है। ई गवर्नेंस की बात करें तो बिहार नाउ रैंक्ड अमंग द टॉप स्टेट ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में भी बिहार जो है टॉप 10 स्टेट्स में उसकी गिनती आ रही है। लगभग जो है 2024-25 में ना उसने लगभग 35,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के थ्रू जितने भी स्कीम्स के लाभार्थी है उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू उनके अकाउंट में पैसे भेजे गए। यानी कि बिहार जो है ई गवर्नेंस सेक्टर में भी काफी प्रोग्रेस कर रहा है। उसके बाद बिहार एआई मिशन के भी बारे में इस इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई है, जिसमें कैसे हम लोग डिजिटल शासन तकनीकों के पहल के अंतर्गत एआई मिशन जैसे कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है। यानी कि एआई का यूज करके कैसे हम लोग डिजिटल शासन को प्रमोट कर सकते हैं, तकनीकी पहल दे करके कैसे हम लोग कौशल विकास, सुशासन में कृत्रिम मेधा यानी कि एआई का उपयोग को बढ़ावा देने हेतु ये सब इसमें जानकारी दी गई थी, ठीक है। तो कैसे एआई का यूज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से भी कर सकते हैं, उसके बेटरमेंट के लिए ये सब इस इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। ओके, तो ये हमने जो है फाइनली एक ओवरव्यू पूरे डिटेल में एनालिसिस किया। आप लोग पूरा वीडियो देखें। बजट जो है मैं 2-3 दिन में बजट का भी डिस्कशन कर दूंगा, और चैनल को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए, और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।